It is a great pleasure to share my thoughts with you all in this National Science Day 2021. The theme of the National Science Day 2021 is Future of Science, Technology and Innovation and its impact on education, skill and work. National Science Day is celebrated in India on 28 February every year. The day is celebrated to remember the contribution of Dr. C.V. Raman towards science. He proposed his invention, the Raman effect, on 28 February 1928, for which he was awarded the Nobel Prize in 1930, followed by highest award of India, Bharat Ratna, in 1954. Dr. Chandrasekhar Venkat Raman, popularly known as Dr. C.V. Raman, was born on 7th November 1888 at Tiruchirappalli and died on 21st November 1970 at Bangalore. Professor Raman contributed to many educational institutions. He developed research in physical science at University of Calcutta and established the Indian Academy of Science in 1934 and also Raman Research Institute in 1948. The biggest contribution of Professor Raman is the initiation of modern scientific research and its importance. He was an Indian physicist known for his work in the field of light scattering, which became popular as Raman effect. He explained the light passes through material is scattered and wavelength of the scattered light is changed because it causes an energy state transition in material molecules. Professor C.V. Raman had once said, "The essence of science is independent thinking, hard work and not equipment." His greatest quality was his single-minded devotion to science and not only to attain the international eminence, but he also raised his prestige of India. According to earlier scientists, the sky is blue because it reflected the color of the sky, but Dr. Raman found that it was the water itself that caused the blue light to scatter more than the other colors present in the light. The discovery created a sensation around the world and was named as Raman effect. Now, science in daily life. डेली लाइफ में साइंस क्या है? साइंस का क्या रोल है? क्या साइंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? उसका टेक्नोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर इन चीजों को हम गौर से देखेंगे तो हम देखते हैं कि डेली लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग बिना साइंस के कंट्रीब्यूशन के हमारा एक भी मिनट नहीं निकल सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, मॉर्निंग में हमें ब्रश की जरूरत पड़ती है, पेस्ट की जरूरत पड़ती है, बकेट, मग, वाटर, सोप, जो भी चीज हमें मॉर्निंग में चाहिए, आप एक एक को एनालिसिस कीजिए। ब्रश कैसे बनेगा? जब तक हमें पॉलीमर नहीं मिलेगा ब्रश बन ही नहीं सकता है। ब्रश पॉलीमर से बनता है। पॉलीमर कैसे बनता है ये केमिस्ट जानते हैं। जब तक केमिस्ट्री नहीं हमें पता होगा पॉलीमर हम नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा। पेस्ट में क्या क्या उसका क्या कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, कौन सा इंग्रेडिएंट डालना जरूरी है, जैसे फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए। तो अब ये सारा पैरामीटर को जानना, उसको यूज करना, उसका बेसिक मटेरियल क्या होगा, ये सारी चीज साइंस वाले ही डिसाइड करते हैं। आपको उसके बकेट मग प्लास्टिक पॉलीमर से ही बनेगा। वाटर, अब वाटर आपको कैसा यूज करना है? वाटर की बहुत सारी क्वालिटी है, वाटर का बहुत सारा रिसोर्सेज है। आप कौन से वाटर सोर्स से आप लेंगे? जैसे आपको डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर का जो पैरामीटर, स्टैंडर्ड पैरामीटर जो IS इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं हम लोग, या WHO का जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पैरामीटर सेट किया है हमारे लिए, तो वो हर अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है। तो जैसे हमारे यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं, तो अब ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारा पैरामीटर अलग है, डोमेस्टिक वाटर के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल वाटर के लिए हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर अलग है। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए सही जो वाटर को यूज करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो वाटर है उसको टॉयलेट में अगर यूज कर लें तो क्या होगा?
एनर्जी वेस्ट नहीं है, मनी का वेस्टेज नहीं है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि किसके लिए कितना स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, आप जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, उसमें कौन सा आइटम का होना जरूरी है, क्यों लेते हैं, कितना लेते हैं, उसमें कौन सा विटामिन है या हमें क्या लेना चाहिए, ये सारी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग आइटम खाते हैं। तो क्या कहीं पे साउथ में देखिए इडली सांभर डोसा चलता है, नॉर्थ में आपका छोला भटूरा, पूड़ी, ये सब चीज ज्यादा चलता है। बंगाल में चले जाइए, चावल एंड फिश ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग अपना अपना खान पान है। तो ये एक्चुअली जब हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको देखते हैं तो ये सारे फूड मटेरियल में क्या चीज है, बेसिक चीज वही है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट है, या मेज खा रहे हैं या बनाना खा रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट है। अगर पोटैटो खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, पल्सेस खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, काबली चना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सब में प्रोटीन है। वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें विटामिन है। ऑयल का यूज कर रहे हैं तो उसमें फैट एंड लिपिड्स है। तो हम फॉर्म अलग अलग है लेकिन बेसिक मटेरियल जो है वो सेम है। चाहे हम फॉरेन में ब्रेड बटर खाएं या हम इंडिया में चपाती और सब्जी खाएं, बात एक ही है। हम तो खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड खा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हम जो प्रैक्टिस करते हैं या यूज करते हैं, उसमें कितना हमारा फूड का कैसा हैबिट होना चाहिए, कब कैलोरी ज्यादा लेना है, कब कैलोरी कम लेना है, ये सारा डिसीजन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसके बाद आपको जरूरत है, आप कम्युनिकेशन के लिए बाईसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, ट्रक, जो भी सामान ले जाने ले आने के लिए एरोप्लेन चाहिए। इसका बॉडी कैसे बनेगा, मेटल चाहिए, मेटल सीट चाहिए, पॉलीमर चाहिए। तो ये सारी चीजें आएंगी कहां से? मेटल क्या ऐसे अर्थ पे कहीं है पड़ा हुआ? नहीं। मेटल का क्या करना पड़ता है हमें? मेटलर्जी। आप क्लास 6, 7, 8 से ही मेटलर्जी पढ़ रहे होंगे। तो ये मेटलर्जी जो हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसको जो मेटलर्जी रियल हम जो इंडस्ट्री में करते हैं, तो ये मेटलर्जी का जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा और उस मेटलर्जी में जो प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है उसमें जितना एडवांसमेंट होगा वो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है और उतना क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। नए नए चीज बन रहे हैं, नए नए चीजों को हम यूज कर रहे हैं। अभी देखिए कार में पहले जो टायर लगता था वो टायर 5 साल 6 साल में खराब हो जाता था और साथ में उसमें ट्यूब भी लगता था। अब आजकल ट्यूब नहीं लगा रहा, ट्यूबलेस टायर चल रहा है। और अभी अगर पंचर हो भी जाता है टायर तो वो आप 10 किलोमीटर तक गाड़ी लेके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 किलोमीटर के बाद भी क्यों? क्योंकि उसमें वल्कनाइज्ड रबर है। वो वल्कनाइज्ड रबर का क्वालिटी को इतना इंप्रूव कर दिया गया है कि अगर उसमें होल भी हो जाता है तो वो तुरंत स्पेस को भर देता है और आपको 10 किलोमीटर तक आराम से आप चल सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, नए नए पॉलीमर्स बन रहे हैं, नए नए मेटल्स और मिक्स्ड एलॉयज बन रहे हैं, तो ये इसका हम लोग बहुत यूज कर पा रहे हैं और फैसिलिटी ज्यादा हमें मिल रहा है। तो अब ये चीजें जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हम जो कर रहे हैं, ये कैसे होगा? हमें ज्यादा फास्ट जाने के लिए ज्यादा लोगों को इनोवेशन करना होगा। वो कैसे होगा? इसके लिए इनोवेटिव माइंड चाहिए। तो इसलिए स्कूल में ट्रिंकिंग लैब बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब में इनोवेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आप इस ट्रिंकलिंग लैब में आप जाके काम कर सकते हैं। वहां 3D प्रिंटर है, वहां और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिमांड देंगे और प्रोटोटाइप आपका बनकर रेडी हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मशीन लैंग्वेज सीखना होगा, उसके बाद आप आराम से उसमें कर सकते हैं। तो हम जो इनोवेशन कर रहे हैं या बहुत जगह देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। दिल्ली के स्कूल के स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि क्लास 8 में वो पढ़ता था स्टूडेंट, वो डेली देखता था कि बरसात के दिनों में उसकी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, कपड़े गीले हो जाते थे, वो फिर जब अंदर ले आती थी तो धूप आ जाता था और जब बाहर ले आती थी तो फिर क्लाउड। अब बार बार करने से उसकी मम्मी थक जाती थी। तो वो सोचा कि मैं अपनी मम्मी का ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। वो क्या किया कि वो एक सेंसर बेस्ड आर्म बनाया और उसको डोर में फिट कर दिया। तो क्या होता था, वो सेंसर से जब धूप आए तो वो हैंगर जो है वो अपने आप ओपन हो जाता था और जब
क्लाउड आए तो वो सेंसर अपने आप क्लोज हो जाता था, सेंसर से वो आर्म जो था वो क्लोज हो जाता था। तो जब बादल होता था तो वो कपड़े भीगते नहीं थे उसके, और जब सन आए तो वो खुल जाता था, धूप में कपड़े सूख जाता था। तो इस तरह से आपके डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उन प्रॉब्लम को आप टेकअप कीजिए और उस पर सोचिए कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। आपको आइडियाज आएंगे। आप एक ग्रुप बनाइए, कम्युनिटी से लोगों को लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई नॉलेज जिसको है उसका आप एक्सपीरियंस को यूज कीजिए और नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आपका जरूर अच्छा निकल जाएगा। आप देखते हैं, जैसे अभी देखिए इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्कूलों में ट्विंकलिंग लैब लगा रही है, यूनिवर्सिटी वगैरह में इंडस्ट्री लेवल पे इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस का स्कीम चल रहा है जिसमें स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इनोवेशन विथ नेशनल इम्पैक्ट चलाया जा रहा है। अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशंस के स्कीम चलाए जा रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है। आप उसमें पहले उसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और तब आगे बढ़िए। अटल क्या है? अटल टारगेट्स। अटल टारगेट्स द यूथ इनोवेटर्स ऑफ क्लास 6 एंड 12th। 6 to 12th को ही पार्टिसिपेट करना है उसमें, एंड हेल्प देम इन लर्निंग इनोवेटिव स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिंग थिंकिंग एबिलिटीज एंड अडॉप्टिव लर्निंग। ये सारी चीजें आपको खुद उसमें इन्वॉल्व होना है। The students are provided with tool and equipments using which they develop a solid foundation of STEM learning concept in easy manner. बहुत इजीली स्टेप वाइज करते चले जाइएगा आप। M is a flagship of initiative to promote culture of innovation and entrepreneurship in India. It is an umbrella structure which has been mandated to promote innovation and revolutionize entrepreneurial ecosystem in the country. It develops new policies and programs for fostering innovation in different sector of economy. Actually, M क्या है? M is a flagship initiative to promote culture of innovation and entrepreneurship in India. It is an umbrella structure which has been mandated to promote innovation and revolutionize entrepreneurial ecosystem in the country. It develops new policies and programs for the fostering new innovation in different sectors of economy and provide platform and collaborations opportunities to various stakeholders in entrepreneurial space. Thus, scientific competence such as identifying scientific issues, explaining phenomena scientifically, and using scientific evidences are regarded as important knowledge tool for engaging with real life scientific and technological context that form part of the country in which students and will be citizens involved. What is the importance of science and technology? Various object and device like computer, mode of transport, washing machine, or just anything else help us to save our time and money. Education, science and technology have given us immense knowledge and therefore we have got important matter to study. The role of science and technology in developing world is to promote tech advance. Developing countries should invest in quality education for youth and continuous skills training for the workers and managers. Science and technology are the key drivers to development because technological and scientific revolutions underpin economic advances, improvement in health system, education and infrastructure. The technological revolutions in 21st century are emerging from entire new sectors based on microprocessors, telecommunications, biotechnology and nanotechnology. Now, government cannot do all the work without the support of society. हमें भी आगे आना होगा, स्टूडेंट्स आगे आएंगे, इनोवेशन अच्छे इनोवेशंस होंगे और हम सब मिलके उसमें काम कर पाएंगे। जब
कोई भी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है तो प्रॉब्लम्स कुछ कुछ आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है, उसको सॉर्ट आउट करना है। जैसे मान लीजिए कोई स्टार्टअप हम खोल रहे हैं, कोई अगर हमें करना है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की बात मैं कर रही हूं, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, डिजिटल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म, रिमोट इंटरनेट स्पीड एंड इक्विपमेंट। आप जानते ही हैं हर एरिया में हमारा इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है। टू मच फोकस ऑन ऑटोमेशन। जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, क्योंकि हमें कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो वहां पे हमें ऑटोमेशन देखना पड़ता है कैसे हो। अब उसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। डाटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम आता है, पुअर यूजर एक्सपीरियंस। आप जानते ही हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो यहाँ पर जो पुअर यूजर हैं उनके हिसाब से हमको बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, डाटा बैकअप एंड रिकवरी, मल्टीपल एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। आप किस तरह से हम उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, कैसे उसका मार्केटिंग करेंगे। लोकेशन बेस्ड इनोवेशन, हर जगह का इनोवेशन हर जगह काम नहीं आएगा। राजस्थान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम झारखंड में होगा, तो झारखंड का इनोवेशन जो होगा झारखंड बेस्ड होगा, राजस्थान का जो इनोवेशन होगा वो वहां का प्रॉब्लम बेस्ड होगा। तो इन सारी चीजों को हमें देखना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और किस एक्सटेंट तक होगा, ये सारी चीजों को हमें देखना होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू क्रिएट द इनोवेटिव ग्रुप and prepare the projects with the help of your teacher and mentor in your school. Thank you.